सामने प्रजातंत्र और व्यवस्थाओं का है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी क्या होती है? इलेक्शन कमीशन कोड लगने के बाद आपको भी मालूम है कि सारे जितने ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी होती है, सीधे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कोड लगने के बाद ऐसा क्या हुआ कि एजेंसीज को ऐसे ओवरराइडिंग पावर्स कैसे मिल गए कि आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप उठा के अरेस्ट कर लिए? आप 2 साल से इस केस की, इस फर्जी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। 2 साल से, 2 साल से नेता जो है जेल में आप डाल रखे हो, आपको एक रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला। अब जब चुनाव आया है, अब तो इनका एक ही मकसद था कि केजरीवाल को कैसे चुनाव से अलग रखा जाए, और उन्होंने यही किया है। ईडी आज अपना जो भी मान सम्मान था खो चुकी है, और जिस तरीके से ये काम कर रही है, सारे इनके ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से आते हैं। ये बिल्कुल ये आरोप है, और ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। आप देखेंगे कि पिछले 14-15 ऐसे केसेस आप देख सकते हैं जहां पर इन्होंने ईडी के रेड कराए और पॉलिटिकल यूज करने के लिए अपने में शामिल करा लिए, या फिर उनको जेल में डाल दिए। कोड लगने के बाद देश के इतिहास में ये पहली बार कोई सरकार इतनी हिम्मत नहीं करती थी। इलेक्शन कमीशन का डर सबको रहता है। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई इस सरकार को कि इलेक्शन कमीशन को, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि धता उड़ा रहे इलेक्शन कमीशन की, कोड लगे गए भाड़ में। कोड का क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हम आज इलेक्शन कमीशन से मिलके उनके दायित्वों का उनसे निवेदन किया कि आप अपनी ताकत पहचानिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, देश आपसे प्रश्न पूछेगा। आज किसी और एजेंसी से प्रश्न नहीं पूछेंगे, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है। सीआई ने कहा कि हम इस पर देखते हैं और आगे बताएंगे। कल से मैं खुद और मेरे साथ कई सारे लोग, हम घर में जाकर सारे परिवार वालों से मिलना चाह रहे थे, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा था। उनके घर में दूध, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, किसी की सप्लाई सुबह से रोक दी गई थी। जितने एमएलएज और जितने मिलने जाने वाले थे सबको रोक रखे थे। तो एक तरीके से वर्चुअली डिटेन करके रखा था पूरे परिवार वालों को। तो इस पे कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से और कोई उम्मीद नहीं है इस देश को। प्रश्न आज भारतीय जनता पार्टी को तो पूरी देश जानती है, प्रश्न आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर खड़ा हो रहा है कि कोड लगने के बाद ये सारी गुंडागर्दी चल रही है, आप कहां खड़े हो? इंडिया अलायंस में सभी राजनीतिक दलों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। इतने शॉर्ट नोटिस में वो अपने अपने स्टेट से यहां आए, और कल से ही जिस तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया है वो बहुत बड़ी बात है। मैं उसका पूरे दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं है, ये प्रश्न आम आदमी पार्टी का नहीं है। प्रश्न आज देश की प्रजातंत्र का है, प्रश्न आज देश की व्यवस्थाओं का है। और मैं बता दूं कि व्यवस्थाएं बनने में दशकों लगती है, इसको तोड़ने में कुछ क्षण लगते हैं। वॉलंटियर बेस्ड पार्टी है, आगे की रणनीति है, चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल जी जेल में है, वो इतने कॉम्पिटेंट है कि जेल में बैठकर भी इनकी नींद चैन हराम कर। ईडी ने मिस्टर केजरीवाल को समन्स भेजे थे कि उनके पास इंक्वायरी में जो ये एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड केस था, उसमें आप इंक्वायरी ज्वाइन करिए। तो पहले 3 समन्स जो थे उसमें केजरीवाल जी नहीं गए व्यक्तिगत रूप से। उसका रिप्लाई दिया कि मैं आना तो चाहता हूं, पर पहले आप बताइए कि ये क्या मामला है, क्यों मेरे को बुलाया जा रहा है। और उसके बाद जब नहीं गए तो उन्होंने, ईडी ने 174 आईपीसी की वायलेशन, क्योंकि उसमें ये कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक अथॉरिटी अगर लॉफुल समन भेजती है, अगर वो अपीयर नहीं होते, जानबूझकर अपीयर नहीं होते, तो 174 आईपीसी का ऑफेंस होता है, जिसमें मैक्सिमम 1 महीने की सज़ा है या 50 रुपये फाइन है, या दोनों है। ठीक है। तो उसकी एक कंप्लेंट डाली, उसमें इनको जज साहब ने समन कर लिया, जिसकी पहले डेट थी। उस डेट पर केजरीवाल जी नहीं आए थे, तो हमने अश्योर किया था कि बजट सेशन है इसलिए नहीं आ सके, अगली डेट पे आ जाएंगे। हमारी सहमति से आज की डेट लगी थी। उसके बाद दूसरी 3 और समन्स दूसरे ऑफिसर ने दिए, उसकी भी सिमिलरली बात हुई, उसकी भी कंप्लेंट डाली, उसमें भी आज की डेट लगा दी। हमने दोनों ऑर्डर्स को चैलेंज किया सेशन में, रिवीजन में। कल 6 बजे हमारी स्टे की रिक्वेस्ट जज साहब ने खारिज कर दी और कहा कि अगर आप चाहो तो एग्जाम्पशन एप्लीकेशन नीचे लगा सकते हो। पर चूंकि हमने पहली डेट पे डायरेक्ट अंडरटेकिंग दी थी कि मिस्टर केजरीवाल अपीयर होंगे पर्सन में, तो आज केजरीवाल जी खुद व्यक्तिगत रूप से अपीयर हुए। जब अपीयर हुए, चूँकि बेलेबल ऑफेंस है, इसलिए जज साहब ने बेल ऑर्डर किया। 15,000 का श्योरिटी और पर्सनल बॉन्ड दोनों केसों में वो दिया गया, और जज साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद चूंकि कोर्ट में बड़ी भीड़ थी, तो हमने कहा सर इनको जाने की इजाज़त दे दो। तो उनको जाने की इजाज़त दे दी। फिर हमने एप्लीकेशन लगाई 205, 207 और 91 सीआरपीसी में कि जो कंप्लेंट के अंदर जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है, इन्होंने वो फाइल नहीं किया, वो डॉक्यूमेंट हमें मिलने चाहिए। खासकर उसमें जिक्र है ECIR का
और उसमें जिक्र है मेन कंप्लेंट का जो एक्साइज केस में फाइल हुई है, फर्स्ट सप्लीमेंट्री, सेकंड सप्लीमेंट्री, थर्ड सप्लीमेंट्री, फोर्थ सप्लीमेंट्री, फिफ्थ सप्लीमेंट्री। हमने कहा ये भी डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है क्योंकि आपने ये भी कंसिडर किए हैं, तो हमें उसकी कॉपी चाहिए, मैंडेटरी है। और उस पर फिर ईडी को कहा गया आप रिटर्न रिप्लाई फाइल करिए और उस पर बहस होगी। सिमिलरली ईडी ने एक एप्लीकेशन दी 294 सीआरपीसी में कि एक्यूज को डायरेक्शन दी जाए कि वो डॉक्यूमेंट्स को एडमिट और डिनाई करे। उसकी भी हमने कहा हम रिप्लाई फाइल करेंगे और बहस होगी। दोनों केसों में सिमिलर चीज़ है। 1 अप्रैल की तारीख जज साहब ने दी है, उस पर दोनों केसों में बहस होगी। ये तो होना ही था। ये तो जो जब शुरुआत हुई थी ना, तो हमने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर सामने आ रही है। इन्होंने जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी एक दल का नेतृत्व संभालता है, उनको ये अरेस्ट करेंगे। अभी देखो उन्होंने कविता को कर लिया, पहले हेमंत सोरेन को करा, अब केजरीवाल जी को कर लिया, अब राघव चड्ढा की बारी है। हाँ, और उसके अगर नीतीश कुमार जी अगर इनके साथ दोबारा नहीं जाते तो हो सकता है कि वहाँ भी कुछ ऐसा होता। और इन्होंने कई महाराष्ट्र में कई लोगों को अरेस्ट किया ऐसा, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये तो इनकी राजनीति है, ये तो साफ जाहिर है। और अगर कोर्ट्स चौकन्ना नहीं रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो ऐसा चलता रहेगा। अभी भी मैं कहता हूँ पिक्चर अभी बाकी है। जब अरेस्ट हुआ तो आपने एक ट्वीट भी किया, आपने कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैज डेमोंस्ट्रेटेड दैट ईडी इज द मोस्ट ओबीडिएंट सन। आप काफ़ी टाइम से ये मैंने सुबह एक और किया है और ट्वीट का है कि जो इस सरकार की जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना डी फैक्टो, वो ईडी है और साथ में मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट भी है। तो ईडी शुड बी गिवन द खिताब ऑफ एमओएस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। से बात कर लेते हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी नेशन वाइड प्रोटेस्ट का डिसाइड किया है और इनवाइट किया है इंडिया ब्लॉक के लीडर्स को ज्वाइन करने के लिए। इंडिया ब्लॉक के लिए अभी आपके हिसाब से क्या एडवाइस? नहीं, मैं क्यों किसी को एडवाइस दूँ? तो इंडिया अलायंस को खुद तय करना है क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो शुरुआत से कह रहा हूँ ये बात कि अलायंस को इकट्ठा होकर इसकी खिलाफत करनी चाहिए। और जिस तरह से तानाशाही चल रही है और दुरुपयोग हो रहा है, और इस केस में है क्या, कुछ भी नहीं, ज़ीरो केस है। क्योंकि आप एक गवाह बुला लो, पहली स्टेटमेंट वो कहता है कि मुझे साहब कुछ नहीं मालूम, दूसरी स्टेटमेंट में कुछ कहा कि हाँ थोड़ा सा ये मुझे मालूम है, फिर तीसरी स्टेटमेंट होती है, फिर चौथी स्टेटमेंट होती है, फिर पांचवी स्टेटमेंट में कहता है कि हाँ साहब मुझे इन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे पैसे पहुंचा दो, ठीक है। फिर वो अप्रूवर बन जाता है, उसको बेल भी पहले मिल जाती है, फिर अप्रूवर बन जाता है। ऐसे दिनेश अरोड़ा, मंगुंता, ये सभी लोग ऐसे ही अप्रूवर बने। गवाही तो सिर्फ अप्रूवर्स की है और सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों ने कहा है कि अप्रूवर की गवाही ऐसे मानी नहीं जाती जब तक कोई ठोस सबूत साथ में नहीं हो। तो साथ में तो वैसा भी कोई सबूत नहीं है। और ये भी सारी सेक्शन 50 PMLA की स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें कुछ है तो कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने दिखाना है, देश की जनता को दिखाना है कि हम कितने स्वच्छ हैं। हालांकि ये मतलब कि जिनको इनको अरेस्ट करना चाहिए था उनसे तो इन्होंने बॉन्ड ले लिए। अब तो स्कीम भी खत्म हो गई, अब तो बॉन्ड भी नहीं इनको कोई दे सकता, ठीक है ना। तो ये सब ये तमाशा है, इस देश का लोकतंत्र का तमाशा हो गया है। क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड पे आपने काफ़ी बार कहा है और बहुत मुखर होकर कहा है, बीजेपी 84% जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसको ओन करता है और जिस डोमिनेट बाइंग जब थ्रू द ईडी जिन्होंने डोनेट किया उनके साथ बॉन्डिंग हो गई तो क्या दिक्कत है?